आज जो हम बात करने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया। कल हमने जो सिंपल सी चीज देख ली थी कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ना। रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास कैसे होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल थे वो। उसमें से कुछ प्रैक्टिकल अपन घर पे कर सकते हैं, जिसमें से एक है धातु का अम्ल के साथ परीक्षण। लेकिन मैं आपको करने के सजेशन नहीं दूंगा उसको, क्योंकि थोड़ा सा एसिड वाला मामला थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, तो वो थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन आप ऐसा थोड़े से एसिड के साथ, अगर कोई बड़ा साथ में है तो बिल्कुल कर सकते हो। बड़े को साथ में रखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ध्यान रखें आपके हाथ वगैरह जल जाएंगे। जो एसिड हम बाथरूम में यूज करते हैं ना, उसका यूज करके जो है हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो आपको इसके लिए एक बलून की जरूरत होगी, एल्यूमिनियम के कुछ टुकड़ों की जरूरत होगी। अपने घर में एल्यूमिनियम का कचरा निकलता है ना कबाड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, कैसे हथौड़े से पीट पाट के या फिर पिलास से काट काट के कुछ से भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। और आप उसका इसकी जगह एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम फॉइल को जो है वो डाल दोगे आप किसमें, एक बोतल में, कांच की बोतल हो तो ही करिएगा, ये प्लास्टिक में मत करिएगा। कांच की बोतल में ही हो पाएगा ये, है ना। तो ध्यान से करें ये प्रैक्टिकल, मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा डेंजरस प्रैक्टिकल है ना। इसलिए जिनके घर में हो सामान वही करें, बाकी बच्चे ना करें। कांच की बोतल में थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉइल के ऐसे गोल गोल करके थोड़ा सा गोल करके उसको डाल देंगे आप। और घर में जो एसिड यूज करते हैं हम टॉयलेट में, वो यदि डालेंगे तो आप देखेंगे उस एल्यूमिनियम जो है वो उस एसिड थोड़ा सा डालिएगा, बिल्कुल एक ढक्कन या एक चम्मच वो बोल सकते हो आप। थोड़ा सा एसिड डालोगे तो आप देखो एक गैस निकलती है, वो गैस हाइड्रोजन गैस ही होती है। यदि आप चाहो तो उसको बलून लगा के जो है कैप्चर कर सकते हो, जैसे कल बलून फूला था, आप घर में भी उस बलून को फुला सकते हो। तो जो बच्चे कर सकते हैं वही करें, सब लोग ना करें, थोड़ा सा डेंजरस प्रयोग है। देख रेख में करें, एसिड वगैरह अगर हाथ पे गिर गया तो हाथ जल सकते हैं, है ना। और अगर इस केस में जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कभी कभार हो ही जाता है। पहली बात तो नीचे मार्बल नहीं होना चाहिए आपके, टाइल्स होते हो आप एसिड डाल सकते हो उस पे, टाइल्स पे नहीं होता, मार्बल जो है वो खराब हो जाएगा। टाइल्स पे कर सकते हो ये प्रैक्टिकल। और जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है हाथ वगैरह में, तो आपको तुरंत साबुन से हाथ धो लेना है ना। बहुत कुछ नहीं हो, घबराना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा हाथ जला देगा, इतना तेज नहीं होता अपने घर में जो यूज किया जाता है ऐसे। लेकिन फिर भी सावधानी रखना चाहिए आपको। आपको जो है वो जैसे अगर हाथ वगैरह पे टच हो जाता है तो आप जो है वो हाथ तुरंत धो लें। और अगर आपको बच नहीं है तो प्लास्टिक वाले ग्लव्स आते हैं, अगर वो ग्लव्स हैं तो आप उन ग्लव्स को पहनकर भी इसको इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, तो आपके हाथों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप वो ग्लव्स के साथ ही करें। 10 रुपए में वो ग्लव्स मेडिकल, आपके आसपास के मेडिकल पे आसानी से मिल जाते हैं, 10 से 15 रुपए में आते हैं वो। तो ग्लव्स पहन के आप आसानी से कर सकते हो, वो हाइड्रोजन गैस खुद बना सकते हो घर पे। कल अपन ने कैसे बनाई थी, जिंक से बनाई थी, है ना। आप घर में जो है वो एल्यूमिनियम से भी बना सकते हो वो चीज। तो हम आज बात करेंगे रासायनिक समीकरण, हमने रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर ली थी, मैं आपको भैया। हाँ कृष्णा। भैया वो एल्यूमिनियम मिलेगा कहाँ पर? एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल जो घर में अपन खाना पैक करते हैं ना, उसकी जो एल्यूमिनियम फॉइल आती है घर में खाना वगैरह पैक करने के लिए, वो शायद अगर होगी तो अगर आपको किसी भी दुकान पे भी मिल सकती है, आजकल एल्यूमिनियम फॉइल आने लगी है, नॉर्मली मिल जाती सिल्वर कलर की भैया। है। हाँ सिल्वर कलर की, रोटी वगैरह पैक करते हैं ना लंच में अपन, तो वो सिल्वर कलर की एल्यूमिनियम हाँ फॉइल। भैया, सिल्वर पेपर। हाँ सिल्वर पेपर नहीं, एल्यूमिनियम फॉइल अलग होती है बेटा। फॉइल मतलब मेटल की है, वो धातु, एल्यूमिनियम धातु की बनी हुई है। पेपर मतलब पेपर हो जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल धातु सिल्वर की फाइल बनी हुई है। बोलते भैया। बेटा एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। इस बारे में मुझे मत सिखाओ, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेरी भी सुन लो, है ना। एल्यूमिनियम फॉइल के नाम से ही जानी जाती है, तो कृपया कर बात मान लो मेरी। जिसको एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं तो बोलते हैं, है ना। तो मुझे ना सिखाओ, मार्केट में एल्यूमिनियम फॉइल के नाम से मिलेगी वो। और खाना पैक करने के लिए यूज किया जाता है उसका, आप देख सकते हो। अगर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है, आपके घर के कबाड़े में कुछ ना कुछ एल्यूमिनियम का जरूर होगा। उस एल्यूमिनियम के तार हो या फिर एल्यूमिनियम का कोई स्केल वगैरह हो, उसको हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में प्लायर से आप तोड़ सकते हो, मोड़ के। एल्यूमिनियम आसानी से मुड़ जाता है, तो आप उसको मोड़ के उसको भी उसको भी एसिड में डाल सकते हो। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, है ना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बात करने वाला हूँ। उसके लिए पहले हम बुक देख लेते हैं, बुक पे हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये अपन ने बात कर ली थी कि अवस्था परिवर्तन, घन में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन या तापमान परिवर्तन होता है, तो हम मान लेते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। इसके बाद रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। अच्छा एक बात मैं कल नहीं बता पाया था, वो मैं बता दूं। यदि
यहाँ पर जो है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन या फिर ताप में परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण की, अब बात आती है रासायनिक समीकरण की। पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया देख ली, अब रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के लिए इन्होंने लिखा हुआ, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होकर वाक्य रूप में किसी अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। यदि हम बात करें, इसको हम ऐसे लिखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, है ना। तो ये जो है हमको बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है किसी रिएक्शन के लिए, इसको शॉर्ट रूप में भी लिखा जा सकता है ना। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना, इसे एक सरलतम विधि है। इसकी सरलतम विधि क्या है, अगर हम इसको शब्द के रूप में लिख दें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने बताया ना आपको, कल अपन ने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाली प्रयोग किया, तो अगर हमको उसकी अभिक्रिया लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही जलाया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन सुए ज्वाला के साथ जलता है और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिलता है। इस लाइन को लिखने में 4 से 5 लाइन लिखना पड़ रही है, जबकि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सबसे सरल तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं शब्दों के रूप में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, जो मैग्नीशियम है वो क्या है, अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, वो भी क्या है, अभिकारक। अभिकारक मतलब कि जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं इसको। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या, उत्पाद। हमको ये फाइनल में मिला हुआ है, उत्पाद मिला हुआ है आखिरी में, तो इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यदि बात करें हम अभिक्रिया 1.1 में, मतलब इसी में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक की डेफिनेशन आ गई, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऐसे तत्व जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, या फिर जो आपस में क्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है, इस पे ध्यान देंगे यहाँ पर, अभिकारक किसको बोलते हैं, है ना। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उत्पाद कहते हैं। दोनों की जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को इसको जो है वो आप याद कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, कुछ भी कर लें, जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं, है ना। मैंने जैसे इसको हाईलाइट कर लिया वैसे ही आप भी हाईलाइट कर लेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसके बाद सब समीकरण में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाकर दिखाया जाता है। मतलब अभिकारक आपस में जुड़ रहे होंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और तीर का निशान कब लगाएंगे, अभिकारक से उत्पाद जो बन रहा है, ये पूरे अभिकारक है, इस साइड के मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये माउस की दिक्कत है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिकारक है, अभिकारक के बाद ये तीर लगाना जरूरी है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं चेंजेस टू। क्या पढ़ते हैं, चेंजेस टू। तो इस रिएक्शन को कैसे बोलेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इस प्रकार से हम अभिक्रिया को लिखते हैं, प्लस और तीर का निशान लगाकर। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच का योग, उत्पादों के बीच भी प्लस का साइन लगा सकते हैं। उत्पाद को हमेशा किस साइड लिखा जाता है, राइट हैंड साइड लिखा जाता है, RHS लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दिखा रहा होता है। तीर हमेशा किसको दिखाएगा, उत्पाद को दिखाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण से इससे भी संक्षिप्त विधि, मतलब अगर हम हिंदी में लिखते हैं इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको और ज्यादा शॉर्ट में किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है ना। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का समीकरण करें, स्मरण करें मतलब 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है, मैग्नीशियम का चिन्ह क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन गैस का साइन क्या होता है, O2, जबकि केवल ऑक्सीजन का चिन्ह क्या होता है, O। तो ये बात आप समझ लें पहली बात अच्छे से, है ना। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं, यदि किसी तत्व का नाम है, तत्वों की आवर्त सारणी से आप सभी परिचित होंगे। अगर मैग्नीशियम कोई तत्व है तो हम उसका चिन्ह कैसे लिखाते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Mg होता है। आपको शायद याद आ रहा होगा, 9th क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है कुछ तत्वों के नाम, जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है, सोने का क्या होता है, Au होता है, चांदी का क्या होता है, Ag होता है ना। ये याद आ रहा है कि नहीं। सोडियम का जो है वो Na होता है, सोडियम का Na होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन का, तो वो C होता है। कोबाल्ट का बात करें तो CO होता है। वो अपनी 115 की पूरी टेबल जो आपकी क्लास में टंगी हुई थी, कुछ इस प्रकार का शेप था जिसका, जिसमें 115 तत्वों के नाम लिखे हुए थे पूरे, वो सारे तत्वों की टेबल है ना, वो सारे तत्व वहां पर चिन्हों के रूप में यूज किए जाते हैं। अच्छा, तत्वों के साथ कुछ यौगिक भी बनते हैं, उनके फॉर्मूले भी अपन को याद होना चाहिए। यौगिकों के फॉर्मूले अपन ने संयोजकता से बनाए थे, बनाना सीखा था 9th क्लास में।
है ना। तो वो कुछ कुछ के आपको बस याद रख लेना है, धीरे धीरे आपको याद होते भी जाएंगे जैसे जैसे हम पढ़ते आएंगे। जैसे अभी आपने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पढ़ा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। MgO, यहाँ पर Mg क्या है, मैग्नीशियम, O क्या है, ऑक्सीजन। और यौगिक के नाम भी पढ़े आपने, जैसे H2O, पानी का सूत्र है। पानी में कौन कौन से दो तत्व हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये क्या दिखाता है, ये परमाणुओं की संख्या दिखाता है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है यहाँ पर, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 1, है ना। एक लिखते नहीं है इसलिए इसको ऐसा लिखा हुआ है। CO2 की बात करें तो इसमें यहाँ पर ये भी एक यौगिक है, और ये यौगिक दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर दो क्या है, दो जो है वो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, मतलब ऑक्सीजन कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला भी आपको पता है, CO होता है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी ऑक्सीजन है। लेकिन अंतर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, जबकि यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही परमाणु है ऑक्सीजन का, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है, CO। भैया हाँ रखते हैं। भैया आपने जैसे बोला ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो मैग्नीशियम का साइन Mg होता है और ऑक्सीजन का O2 हो गया, ऑक्सीजन गैस का। तो फिर इसका जो फॉर्मूला बना तो उसमें MgO2 होना था ना भैया, MgO क्यों हो गया? हाँ वही वही उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यौगिक जो होते हैं, ये जो यौगिक बन रहे होते हैं, आपने 9th क्लास में एक स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर यदि मैग्नीशियम 1 है तो ऑक्सीजन को भी 1 होना ही पड़ेगा, तभी ये 1:1 के अनुपात में मिलेंगे, तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आप बोलो कि मैग्नीशियम को हम 2 कर दें, 2 ग्राम कर दें, और ऑक्सीजन को 1 ग्राम कर दे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनने वाला किसी कीमत पर, है ना। इनको हमेशा इनका अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे यहाँ पर 1:1 है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यह अनुपात हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा इसको। यही स्थिर अनुपात का नियम था जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। यहाँ पर यदि ऑक्सीजन की, यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात 2:1 है। ये अनुपात निकालना हमने 9th क्लास में सीखा है, मैं उतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका यूज नहीं होता है इसलिए। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो यौगिकों के नाम है, ये यौगिकों का जो नाम है, इसके नीचे जो परमाणु संख्या लिखी हुई है, ये फिक्स है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हमको याद ही करना पड़ता है कि पानी का फॉर्मूला H2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का H2 होता है, MgO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। तो हमको अनफॉर्चुनेटली ये याद ही करना पड़ते हैं। अगर आपको अनुपात निकालना सीखना है तो 9th क्लास में फिर से जाना पड़ेगा, आपको अनुपात निकालना आ जाएगा, कैसे निकालते थे अनुपात, है ना। लेकिन इसके अनुपात फिक्स हैं, ये समझ लो आप। 9th क्लास में आपने सीखा था कि इन दोनों किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के जो अनुपात होते हैं वो फिक्स होते हैं। किसी और यौगिक का नाम ले लो, जैसे आप जानते हो CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में आप सोचो कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला 2 होता है, तो कॉपर सल्फेट कभी बनेगा ही नहीं, ये सस्टेन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है, आपको CuSO4 लिखने, ऑक्सीजन के 4 एटम चाहिए तभी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनेगा, तभी कॉपर सल्फेट का अणु बनेगा, नहीं तो अणु बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 हुए तो ये अणु बनेगा ही नहीं, है ना। इसलिए इसका फॉर्मूला यही होता है, किस कारण से, स्थिर अनुपात के नियम के कारण से। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो भी यौगिकों के नाम आएंगे उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे एक और होगा KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं जिसको, KMNO4। अब इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 तत्व हैं, एक है पोटेशियम, एक है मैग्नीज। यहाँ पर ध्यान रखें, Mg मैग्नीशियम होता है, आपको पहली बात तो तत्वों के नाम ही पता होना चाहिए। Mg मैग्नीशियम होता है और Mn क्या होता है, मैग्नीज होता है। तो तत्वों के नाम के लिए भैया ये तो जरूरी है कि आपको आवर्त सारणी पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी क्या होती है तत्वों की। मैं आपको दिखा देता हूँ वो आवर्त सारणी एक बार फिर से, ताकि आपको जो है वो याद आ जाए कि भैया ये होती है तत्वों की आवर्त सारणी, जिसके कारण से आप परेशान ना हो। और तत्वों को एक बार अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो एक बार मैं आपको ग्रुप पे भेजने वाला हूँ आवर्त सारणी। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा मुझे ढूंढने में। आवर्त सारणी भेजूंगा, एक बार तत्वों के नाम और उनके सिंबल देख लीजिएगा कि किस तत्व को क्या बोलते हैं, ताकि 9th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका, है ना। तो यहाँ पर 3 तत्व हैं, पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। यहाँ पर भी आप वही बात, अगर ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम होंगे तो कभी KMNO4 बन ही नहीं पाएगा, वो एटम बन ही नहीं पाएगा, इसको 4 ही चाहिए, इसका फॉर्मूला ये होता है ना। तो ये फॉर्मूले फिक्स होते हैं, धीरे धीरे सब फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, फिक्र मत करो उसको। जैसे जैसे हम यूज करते आएंगे ना, आप सोचो कि इतने कितने याद करेंगे, कुछ ही याद करना पड़ते हैं, ज्यादा नहीं याद करना पड़ते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप उसकी, वो आपको याद हो जाएंगे, उसकी उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वो 115 तत्व जो है वो आपको 115 पूरे याद नहीं होना चाहिए,
कुछ के सिंबल याद रखो बस, कुछ काम के मैंने बताया था 9th क्लास में भी आपको जो लिस्ट थी ना, बस वही सिंबल काम आएंगे 10th क्लास में भी, ज्यादातर यूज ही नहीं होते बाकी के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर एक रिएक्शन को उनके तत्वों के आधार पर लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो गैस होती है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं अपन, जो अपन ने मैग्नीशियम का तार जलाया था उसकी रिएक्शन कैसी हो रही है। मैग्नीशियम तार जो होता है उसका फॉर्मूला तो Mg होता है ना, ये तो Mg होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर उसके बाद प्लस लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया करवा रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है, इस बात को याद रखें। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या है, तो आप बोलोगे O है, सॉरी ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, केवल ऑक्सीजन बोला यदि किसी ने, तो आप बोलोगे O है। और किसी ने बोल दिया ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन गैस यौगिक है ना, तो ये एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी है, जिसमें दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं, है ना, O है ये। थोड़ा सा मैंने बड़े बना दिए हैं तो समझना थोड़ा सा, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं, O2 का। तो ये एक यौगिक है जिसमें एक ही प्रकार के क्या है, तत्व मौजूद है, एक ही प्रकार के तत्व मौजूद है, इसलिए जो है वो इसको ऐसा बोल रहा है। तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। तो हम यहाँ 2 ना लिखकर O के नीचे 2 लगा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। अब चेंजेस टू का साइन लगाते हैं, क्योंकि ये अभिकारक है, दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद क्या बोल रहे हैं हम, MgO, MgO। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर जो है, अब आपको अब देखो यहाँ पर आपको ये डाउट आ रहा होगा, भैया परमाणुओं की संख्या देखो। अपन को जो इसके अगला टॉपिक है अपना, वो यही है कि हमको ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। आप खुद से देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के तत्वों की संख्या, यहाँ पर यदि बात करो मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या है, परमाणु कितने परमाणु मैग्नीशियम के, अब कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, मतलब कितना लिखा हुआ है, 1। मैग्नीशियम कितना परमाणु है, 1। अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। अच्छा उत्पाद में देखो मैग्नीशियम का अभी भी यहाँ पर 1 ही दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन के तो यहाँ पर देखो 2 थे, 1 बचा, केवल कुछ नहीं है, मतलब कितना बचा, 1 बचा। अब इसका एक परमाणु कहाँ गया, एक परमाणु कहीं ना कहीं तो गया होगा ना, बिल्कुल। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब भी हमको संतुलित करना होता है ना, याद रखिएगा एक बात, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, जब भी हम समीकरण को संतुलित करते हैं, जब परमाणुओं की संख्या बराबर बनाना होती है, थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को अभी यहाँ पर समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा सा बने रहो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में जाएगा, और बहुत अच्छे से आप खुद ही सॉल्व करोगे इसको, है ना। थ्योरी में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, जब मैं एग्जाम्पल लूंगा ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो आप, है ना। मैं एक बार अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि फिर उसके बाद जो है वो योगेश, कृष्णा, लक्ष्मी, नीलेश, पायल, रुचि धाकड़, दीपांशु, अनुज, रिया, अल्पेश, भूमि, अक्षय यादव, अर्चना, खुशी, विकास, खुशी मिश्रा, विकास, नीलिमा, सौरभ, है ना, सभी के नाम आगे होंगे मेरे ख्याल से, जितने हैं, जिनका नहीं आया वो बोल सकते हैं। यहाँ पर अभी देखना थ्योरी में थोड़ी सी दिक्कत जा रही होगी आपको, लेकिन यहाँ पर जो है वो अब चीजें समझ में आएंगी आपको। देखो कुछ नहीं करना पड़ता संतुलित करने में हमको, जब भी हम इसको ऑक्सीजन के 2 बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, उत्पाद में ऑक्सीजन को हमको 2 करना है, तो हमारे पास 2 चीजें हैं, या तो हम इसके आगे 2 लगा दें, या फिर इस पूरे मॉलिक्यूल, अब ये पूरा जुड़ गया है ना आपस में, MgO ये पूरा जुड़ गया, या फिर इसके आगे 2 लगा दे। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, कभी भी हम जब बैलेंसिंग करते हैं तो इसके बेस में कभी भी नहीं लगाते हैं। हमको 2 कभी भी बढ़ाना हो कोई भी नंबर, तो इसके बेस में कभी भी नहीं लगाते हैं, हमेशा इसके साइड में आगे लगा रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर हम साइड में आगे लगा रहते हैं। जैसे देखो एक और रिएक्शन लेते हैं अपन, आपको समझ में आएगा। तो अब देखो अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे 2 लगा दूंगा। तो अब देखो ऑक्सीजन के आगे 2 लग गया तो 2 हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, Mg के आगे भी 2 लग गया। अब यहाँ पर Mg के कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर Mg का भी कितना, 1 ही है, इसको 2 बनाना है, मैंने बताया नीचे का भी नहीं लिखते हैं, सामने लिखना पड़ता है, तो हम क्या लिख देंगे, आगे 2 लिख देंगे। अब हमारी ये वाली समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। एक और उदाहरण देखो, आपको आसानी से समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण देखो, मैं ले रहा हूं एक सिंपल सा उदाहरण, C+O2। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करी और बनाया CO2। देखो यहाँ पर कार्बन के परमाणु देखो कितने हैं, कुछ नहीं है, तो मतलब कितना है, 1 है ना, कार्बन का 1 परमाणु। यहाँ पर भी कितने कार्बन के, 1 परमाणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के देखो 2 हैं, तो मतलब हमारी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैं भूल गया इसको, ये बैलेंस थी,
एक और अनबैलेंस रिएक्शन देखते हैं। उस रिएक्शन के लिए हम कहाँ क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक रिएक्शन लेता हूँ मैं, उस रिएक्शन को अपन इसमें क्यों नहीं लगाएंगे? इसमें क्योंकि बेटा सेम पहले से बैलेंस है, पहले से बैलेंस है। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर परमाणु की संख्या mg में 1 थी, यहाँ पर भी 1 थी, तो mg के साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑक्सीजन के नीचे 2 थी ना, तो हमको ऑक्सीजन के नीचे 2 लगाना था, लेकिन नीचे नहीं लगा सकते हम, तो कहाँ लगाएंगे, 2 लगा यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया अब उत्पाद बनने के बाद, पहले जरूर अलग अलग थे ये, लेकिन अब जो है वो एक बन गया दोनों मिक्स होके MgO। इनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। जब इसके आगे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थोड़ा सा बुक पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ में आए। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा बने रहो, सच में बहुत इजी है रिएक्शन बैलेंस करना, आसानी से आ जाएगा। आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का स्मरण होगा, बुक में लिखा हुआ है, जिसको आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। तो जिन बच्चों को याद नहीं है उनको मैं याद दिला दूं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको बोलता था, अब रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद दोनों ही टाइम जो रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। इसके लिए एक प्रयोग भी करवाया नहीं था, मतलब पढ़ा था अपन ने। वो प्रयोग में क्या था, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें कोई सा केमिकल डाल देते हैं, और उसके बाद एक परखनली लेते हैं, उसमें भी कुछ केमिकल डाला हुआ रहता है, ऊपर से बंद कर देते हैं। फिर हम उसको हिलाए डुलाए बिना ही उसका मतलब द्रव्यमान नाप लेते हैं। द्रव्यमान नाप लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको उलट देते हैं, तो परखनली का केमिकल बाहर आ जाता है, दोनों केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं आपस में, और रिएक्शन के बाद हम द्रव्यमान नापते हैं। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों ही टाइम क्या था, द्रव्यमान सेम रहता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये वाला हमने 9th क्लास में नियम पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए, उत्पादों का द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए इसे हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्या समीकरण 1.2 संतुलित है? 1.2 समीकरण कहाँ पर है, ये वाला। क्या ये संतुलित है? आप देखो MgO2, ये समीकरण इन्होंने लिखा हुआ है Mg + O2। यहाँ पर देखो, अपन इसको लिख के देखते हैं। Mg, यहाँ पर अगर इन्होंने एक समीकरण, ये Mg वाला समीकरण ऐसा लिखा हुआ है, Mg + O2 चेंजेस टू MgO, ऐसा लिखा हुआ है। अब इस समीकरण को आप खुद से जज करो। पहले ये दोनों अलग अलग तत्व थे, आपस में दोनों जुड़ गए, ऐड हो गए दोनों, और क्या बना लिया इन्होंने, MgO बना लिया। ये तो क्लियर है ना। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये एक Mg है, ये एक O2 है ना। शेप बता रहा हूं मैं, मान लो उदाहरण के लिए Mg ये है और O2 क्या है, O2 जो है वो ये है, त्रिभुज है। इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, दोनों जुड़ गए ये वाले शेप, और इन्होंने कुछ ऐसा आइटम बना लिया, ऐसा दिखने वाला चीज बना ली। दोनों का मिक्स होकर यहाँ पर MgO बन गया, मतलब दोनों जुड़ गए, है ना, उत्पाद ऐसा बन गया है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि आप देखो इसमें क्या परमाणुओं की संख्या बराबर दिख रही है। वही तो अभी आपको वही तो समझाया मैंने। Mg में परमाणु की संख्या क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। ऑक्सीजन में कितनी है, 2 है। अब ये अभिकारक में हो गई, अभिकारक में Mg 1 है, अभिकारक में Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ उत्पाद में देखो, उत्पाद में Mg भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। ये ऑक्सीजन बराबर हो रही है क्या, यहाँ पर नहीं हो रही है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन के अब कितने हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि Mg के भी 2 हो गए, है ना। ऑक्सीजन तो यहाँ और यहाँ बराबर हो गए, लेकिन Mg के भी 2 हो गए। तो अब Mg को हमको 2 करने के लिए इस साइड क्या करेंगे, हम इसके आगे 2 लगा देंगे। तो परमाणुओं की संख्या हमको बराबर करना है, सीधी सी बात है ना। परमाणु की संख्या हमको बराबर करना है। अब देखना, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी होता है बच्चों को, बोलेगे भैया ये देखो, ये तो तत्व है, ये तत्व है, और ये जो है वो मान लीजिए यौगिक है। इन दोनों ने आपस में मिलकर एक यौगिक बनाया हुआ है। तो यौगिक तो अणु का होता है, एक अणु हो गया इसका, अणु के, इसका मतलब इसके आगे ये 2 लगा होगा, मतलब MgO के 2 अणु है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर जो Mg है वहां पर तो आप बोल रहे हो नीचे इसका परमाणु तो एक ही है अभी भी, तो बोलेंगे एक परमाणु ये है, मतलब Mg 2 बार लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर अणु की बात करो या परमाणु की बात करो, दोनों ही इसके जो है वो यहाँ पर बात करोगे यदि, तो अगर आप इसको अणु मान रहे हो तो अणु भी दो हैं और परमाणु मान रहे हो तो वो भी दो हैं, है ना। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, उसमें कंफ्यूजन मत रखना। Mg+O2। अभी केवल इतना ध्यान दो आप परमाणुओं की संख्या पर। और अपन बुक का उदाहरण लेते हैं अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कैसे। अब देखो यहाँ पर एक और जिंक वाली अभिक्रिया है, ये वाली देख लेते हैं अपन। जिंक को जब अपन एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और कैसी रिएक्शन होती है ना। हमने क्या करा, जिंक धातु ली, उसको Zn लिखते हैं प्लस H2SO4 लिया, है ना। थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। जिंक को मैंने जिंक जो है वो इस कलर में होता है, वैसे इस कलर में होता है। मैंने जिंक ले लिया, प्लस करा इसको H2SO4 से, H2SO येलो कलर में ले रहा हूँ, H2SO4 H2SO4 से क्रिया करा, चेंजेस टू का साइन लगाएंगे हम। तो यहाँ पर जो हमको उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा ZnSO4। क्या मिलेगा, Zn। अब मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन है उसका मतलब वही कि ये पूरा एक ही यौगिक है, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है। ZnSO4 मिल गया, साथ ही क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जिसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती है ये, H2 गैस निकल जाएगी। अब देखना यहाँ पर अपन परमाणु की संख्या अभिकारक में भी मैच करते हैं। ये पूरा अभिकारक है अपना, इस साइड का ये अभिकारक है, और ये क्या है, इस साइड वाला ये उत्पाद है। हम अभिकारक और उत्पाद में क्या करते हैं, परमाणु की संख्या मैच करते हैं, परमाणु की संख्या। तो देखो यहाँ पर जिंक के कितने परमाणु है, यहाँ पर कोई मुझे बताएगा जिंक के कितने परमाणु है? एक। बिल्कुल बिल्कुल एक है। तो मतलब यहाँ अभिकारकों में एक है तो उत्पाद में भी एक होना चाहिए। यहाँ पर बताओ जिंक के कितने परमाणु है? यहाँ पर जिंक एक ही है, मतलब यहाँ पर हमको जिंक को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिंक का एक परमाणु यहाँ था, यहाँ पर भी जिंक का एक ही परमाणु। अच्छा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का ये H2 है, मतलब हाइड्रोजन के कितने हैं? एक, दो। बहुत सही, नीचे लिखा हुआ रहता है, साफ साफ तो दिख रहा है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 परमाणु है। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन के हमको 2 चाहिए होंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। अब सल्फेट के देख लेते, सल्फर के देख लेते, सल्फर का 1 है, यहाँ पर भी सल्फर का कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर भी कितने हैं? 4 है। मतलब बाकी सभी तत्वों के जो परमाणु की संख्या है बिल्कुल सेम है, हमको कोई दिक्कत नहीं है वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला जो रासायनिक समीकरण है ये ऑलरेडी संतुलित है, इसको हमको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ दोनों ही कंडीशन आएंगे, कई बार आपको संतुलित भी मिलेगा, कई बार आपको असंतुलित भी मिलेगा, है ना। तो दोनों ही करना पड़ेगा हमको। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन समीकरण का, उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें जो है वो बुक का उदाहरण ले लेते हैं यार। देखो इन्होंने क्या करा, एक टेबल जैसी बना दी, इसी चीज को इन्होंने टेबल से सॉल्व किया हुआ। मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दिया, लेकिन टेबल से देख लो इस समीकरण को। Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2, इसको यदि हम टेबल के फॉर्म में लिखें, देखो तत्व कौन कौन से हैं? Zn है, मैं इस टेबल को जो है वो वहां पर ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। मैं आपकी पेंट की स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ इसको। इस अभिक्रिया को हम कॉपी कर लेते हैं। ये वाली आपके पास अभिक्रिया है ZnSO4, Z प्लस H2SO4 चेंजेस टू ZnSO4। और यहाँ पर जो है इन्होंने क्या करा, इसको टेबल के फॉर्म में दिखा दिया। इस टेबल को ध्यान से देखोगे यदि आप, तो देखोगे यहाँ पर इस सबसे पहले तो आपको अभिक्रिया में तत्वों को पहचानना आना चाहिए। यहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं, तो देखो जिंक है, Zn है ना। मैं आपको इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप एग्जैक्टली देख सको। देखो यहाँ पर तत्व कौन कौन से हैं, जिंक है पहला तत्व, तो फिर उसके बाद हाइड्रोजन है H है, फिर उसके बाद सल्फर है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। तो कितने तत्व हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले तो तत्व पहचानना आना चाहिए। 4 तत्व हैं, हमने क्या करा, इन चारों तत्वों को जो है वो टेबल के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, टेबल के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। चारों तत्व दिखाई दे रहे हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन सारों तत्वों को लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभिकारकों की परमाणु संख्या को लिख रहे हैं, मतलब इस साइड कितने परमाणु हैं हर एक तत्व के पास वो लिख रहे हैं। तो आप देखोगे जिंक के पास अभिकारक में कितने परमाणु हैं, 1,
तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। फिर उसके बाद देखा हमने हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन के पास कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन में लिख दिया 2। सल्फर के पास कितने हैं 1, तो सल्फर के पास लिख दिया 1। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने हैं 4, तो ऐसे हमने ऑक्सीजन के पास कितना लिख दिया 4। अब हमने क्या करा, हम उत्पाद की तरफ गए, इस साइड गए, और इस साइड हमने देखा इसमें कितने हैं। इस वाले पे ध्यान मत देना, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये कर्सर आ गया है, बुक का कर्सर आ गया है। इस साइड देखो अब उत्पाद में ZnSO4, यहाँ पर Zn के कितने हैं अभी भी 1, तो इन्होंने यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सल्फर के कितने हैं 1, तो सल्फर के कितने लिख दिए 1। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन के कितने लिख दिए 4। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन का लिख दिया 2। तो आप देखोगे दोनों ही साइड, इधर जिंक 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो दोनों की सेम आ रही है, देखो 1 2 1 4 1 2 1 4 सेम आ रही है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है, ऐसा हम लिख देंगे। अच्छा, अब एक उदाहरण जो है वो बुक में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं बुक की मेथड नहीं बताऊंगा, आप मेरे पढ़ाने के बाद बुक को मैच कर लेंगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था और कैसे उस मेथड को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ेंगे तो आपको बुक पढ़ना समझ में जाएगा, पहले पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो यहाँ पर एक समीकरण लिख रहे हैं, उस समीकरण का जो नाम है वो है Fe + H2O। Fe मतलब होता है आयरन, है ना, आयरन मतलब लोहा। Fe + H2O, चेंजेस टू का साइन लगाते हैं, Fe3O4। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उत्पाद क्या बन रहा है, Fe3O4 और साथ में निकल रही है H2 गैस, साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस, है ना। ये आप बुक में देख सकते हो उदाहरण, मेरे पढ़ाने के बाद आप बिल्कुल चेक कर ले सकते हो इसको। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले तो हम वही वाली टेबल फॉर्म करेंगे जो अभी हमने देखी थी अभिकारक और उत्पाद के लिए, और सभी की संख्या लिख लेते हैं, है ना। तो आप देखोगे ये हर बार नहीं करेंगे अपन, जाहिर सी बात है, केवल 1 2 बार करेंगे केवल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक साइड लिखेंगे तत्वों के नाम, तत्व कौन से हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक में परमाणु की संख्या, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभिकारक में परमाणु। ये लिखना नहीं पड़ती है, टेबल बनाना नहीं पड़ती है, अब स्टार्टिंग में सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। अभिकारक के परमाणु, फिर लिखेंगे उत्पाद के परमाणु, उत्पाद के परमाणु। तो उत्पाद के परमाणु दोनों को हम राइटिंग में ध्यान मत देना, फिर से बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम कोई सा तत्व ढूंढ लेते हैं, इसमें देखो पहला तत्व ये है। आप बोलोगे भैया ई भी तो एक तत्व है, ई कोई सा तत्व नहीं होता है बेटा, कभी भी जब ये यहाँ पर छोटा कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, छोटे अक्षर में लिखा हुआ है ना, वो कोई तत्व नहीं होता है। तत्वों को हम जो है हमारे पास 26 ही अक्षर थे, याद है ना, 26 अक्षर थे, लेकिन 115 तत्व थे, तो उनको ऐसा ऐसा एक कैपिटल और एक स्मॉल के फॉर्म में लिखा जाता है। Fe एक तत्व है, तो Fe हमने यहाँ पर लिख दिया, जिसको हम आयरन बोलते हैं। Fe के यहाँ पर कितने परमाणु गिनो, 1 है, तो अभिकारक में कितने परमाणु का 1 हो गए। लेकिन यहाँ पर कितने परमाणु दिख रहे हैं Fe के, बोलो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 3, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा तत्व देखते हैं हम, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन लिख दिया मैंने H, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। उत्पाद में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 बिल्कुल हाइड्रोजन के बिल्कुल बराबर हैं, अभिकारक में जितने थे उत्पाद में भी उतने ही हैं। अब क्या करेंगे हम, अब आखिरी देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिख देता हूं मैं इस वाले पेन से, ऑक्सीजन ये हो गया। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन का 1 लिख दिया। उत्पाद में कितने हैं, 4। क्या कहीं से कहीं तक हमको ये बैलेंस दिख रही है, इसमें 1 इसमें 3 इसमें 2, ये तो बैलेंस है, 2 ये 2 2 तो बैलेंस है, लेकिन ये 1 और 1 4, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहला तरीका क्या अपनाते हैं, सबसे पहला तरीका हम ये अपनाते हैं, मैं इस टेबल को जो है वो साइड में कर देता हूँ, क्योंकि ये टेबल हमको नहीं तो बार बार बनाना पड़ेगी, और मैं बार बार क्या एक भी बार नहीं बनाना चाहता हूँ। आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ये अंतर बताने के लिए था टेबल, आप धीरे धीरे अपने आप ही बैलेंस करना सीख जाओगे। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है हमारी, वो ये होती है कि हम सबसे ज्यादा, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, दोनों ही साइड में, क्या था ये, सबसे ज्यादा संख्या वाला, सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाला हम कोई तत्व खोजते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
4, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या नहीं तो ये तो देखो परमाणु संख्या 3 है और ये 4 है, तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है ना 4, तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं, ऑक्सीजन को से शुरुआत करते हैं और क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है ना, तो इस वाले ऑक्सीजन को भी हमको क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो हम इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे तो 4 लिख नहीं सकते, मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे आगे 4 लिख देंगे। लिखें, करके देखते हैं। तो अब हम दूसरी स्टेप पे पहुंचते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन आएगी, Fe प्लस सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमने क्या करा, इस साइड, आप किसी साइड से भी शुरू कर सकते हो, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमने इसके आगे 4 लिख दिया। चेंजेस टू Fe3O4H2। अब क्या करें हम, दूसरी वाली बड़ी संख्या देखें तो वो क्या है, Fe3 है, Fe3। अब इसको 3 बनाना है, इस साइड Fe को 3 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ये वाला जो 3 वाली, ये 3 जो नीचे लिखा हुआ है, इस 3 के कहाँ लिख देंगे, Fe के आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O चेंजेस टू Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, आपने यहाँ पर 4 लगा दिया ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो ये 4 हाइड्रोजन के आगे भी लग गया। तो हाइड्रोजन के अब टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे, जो बेस में लिखा रहता है और सामने लिखा रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने 4 काय के लिए लगाया था, ऑक्सीजन को 4 बढ़ाने के लिए लगाया था, लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन को 4 किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 थे इसलिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन 4 आगे लगाने का रीजन क्या हुआ, परेशानी क्या हुई, ये हाइड्रोजन के आगे भी 4 लग गया है ना। तो अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, जितना उसके बेस में लिखा रहता है ना, उसको इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 4 दूनी 8। यहाँ पर कितने परमाणु हो गए हाइड्रोजन के, 8 हो गए, जबकि यहाँ पर कितने अभी 2 ही हैं, तो यहाँ पर हमको 8 करना है। मुझे बताओ यहाँ पर मैं कितनी संख्या लिखूंगा, हाइड्रोजन के परमाणु 8 हो जाए, 4 बिल्कुल 4 को 2 से देंगे हम भाग, तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो आगे मुझे 4 लगा देना है और इसी के साथ मेरी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन जो है मेरी बैलेंस हो जाएगी। ये रिएक्शन बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस रिएक्शन है। अब हमारी समीकरण क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। देखो आप चाहो तो गिनती कर सकते हो, Fe कितने हैं 3, Fe यहाँ पर कितने हैं 3, Fe बराबर हो गए। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के आगे 4 लगा हुआ है ना, तो इधर ऑक्सीजन 4 है, वैसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन नीचे लगा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आई होप आपको समीकरण बैलेंस करना आया होगा। एक और रिएक्शन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप समीकरण को संतुलित कर पाए, है ना। इसके आंसर को आप बुक में देख सकते हो, सही है कि नहीं है वो बिल्कुल आप, और सारी स्टेज भी पढ़ सकते हो। इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन करते हैं अपन, CO प्लस 2H2, एक रिएक्शन और लिखते हैं समीकरण की। आपको बहुत ढेर सारी रिएक्शन में देने वाला हूँ आज, ताकि आप बैलेंस ही करना सीख सको, है ना। एक और रिएक्शन बैलेंस करते हैं पहले, फिर उसके बाद देता हूँ मैं। यहाँ पर एक रिएक्शन है CO, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO प्लस H2 चेंजेस टू CH3OH। ये पूरा एक सब्सटेंस है, एक यौगिक है CH3OH, इसको मैथिल अल्कोहल बोलते हैं। चौथे चैप्टर में देखेंगे अपन इसका फॉर्मूला कैसे बनती है ये, है ना, वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसका अभी मैथिल अल्कोहल बोलते हैं। ये पूरा एक यौगिक है ना, जहरीली शराब भी बोल सकते हो आप इसको, शराब है ये, जहरीली शराब है ना। यहाँ पर देखो आप अपन बैलेंसिंग करते हैं। कार्बन को देखो, सबसे पहले कार्बन का एक परमाणु, यहाँ पर भी कार्बन का एक परमाणु, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं 3 और 1 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, मतलब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो बताओ मुझे इसके आगे कितना लिखना पड़ेगा मुझे कि 4 बन जाए हाइड्रोजन के परमाणु, 2। बहुत सही, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 हो गए। अब रिएक्शन क्या हो गई मेरी, बैलेंस हो गई। बस इतना सही करना था। तो हमेशा आपको बड़ी नहीं मिलेंगी रिएक्शन, आपको छोटी भी मिलेंगी, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही बड़ी बड़ी रिएक्शन मिले। अपन क्या करते हैं, अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं,
वो रिएक्शन है सोडियम प्लस जल की, है ना, आपकी बुक के क्वेश्चन है, वो बुक का क्वेश्चन है, उसमें बोला हुआ है सोडियम और जल की क्रिया करवाते हैं तो NaOH बनता है ना। सोडियम बोले तो Na, सोडियम का फॉर्मूला क्या है Na, और सोडियम की क्रिया पानी से करवाते हैं H2O से करवाते हैं तो बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन, है ना, NaOH प्लस हाइड्रोजन। एक नया तत्व देख रहे हो आप यहाँ पर, नया यौगिक देख रहे हो NaOH, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का क्षारक है ना, एक प्रकार का क्षारक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, बहुत फेमस नाम है, इसके फॉर्मूले को भूलना नहीं है आपको। NaOH किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, और क्षारक है एक प्रकार का, आम्ल और क्षारक पढ़े होंगे 8 क्लास में, है ना। तो अम्ल और क्षारक जो है वो खट्टे कसेले होते हैं स्वाद में, NaOH जो है वो क्षारक है, प्रबल क्षारक की श्रेणी में आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को भूलेंगे नहीं, उसका पूरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला क्या है NaOH। यहाँ पर Na क्या है, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर Na कितना चाहिए, Na 1 चाहिए, तो Na 1 है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 2 चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये है और 1 ये भी है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन को हमको बराबर करना है। अब देखो यहाँ पर कितने, 1 और ये 2, यानी कि टोटल कितने हो गए, 1 प्लस 2, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। हमको यहाँ पर कितने करना पड़ेंगे, हाइड्रोजन 3 करना पड़ेंगे। तो 2 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि 3 आ जाए। पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देते हैं, मिनिमम 2 तो लगा ही सकते हैं। जब हमने इसमें 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम, 4 परमाणु, होगा क्या नहीं होगा, 4 परमाणु हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको हाइड्रोजन के 4 करना है, तो हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन के 4 करे तो ऑक्सीजन के भी कितने अपने आप बढ़ गए, ऑक्सीजन के आगे लग गया ये, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी 2 करना पड़ेंगे और हाइड्रोजन भी 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब जब इसके आगे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन के 2 ये और 2 ये, 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, यहाँ हमने 2 Na के आगे लगा दिया तो Na के 2 बढ़ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी Na के 2 बनाना पड़ेंगे, तो आगे क्या करूंगा मैं, 2 लगा दूंगा। अब रिएक्शन बैलेंस होगी। बात समझ में आई, कैसे अपन इधर उधर करते हुए आगे बढ़ते चलते आते हैं। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का लगाओ और आगे बढ़ो, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं हिंदी में। अगर बोले भैया एक बार फिर से। हाँ बता रहा हूँ, तुक्का लगाओ और आगे बढ़ो। कैसे करिए देख लो, यहाँ पर सबसे पहले एटम देखो, सोडियम का 1 है, बिल्कुल सोडियम का यहाँ पर भी क्या है, 1 है। फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के गिनो, 1 ये है और 2 ये है, मतलब कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए हाइड्रोजन के, है ना। यहाँ पर ज्यादा हो गए हाइड्रोजन के, यहाँ पर 2 है, हमको 3 करना है इसके। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाइड्रोजन को तो कर ही रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। मैंने क्या बोला आपको, सबसे ज्यादा एटम जिसके होते हैं उससे शुरुआत करना पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके हो रहा है, हाइड्रोजन के हो रहा है, वो कितने हो रहे हैं, 3 हो रहा है। इसको भी हाइड्रोजन को हमको क्या बनाना है, 3 बनाना है। लेकिन अब परेशानी ये है कि यहाँ बेस में 2 लिखा हुआ है, और 2 को 3 बनाने के लिए कोई सा गुणनफल नहीं कर सकते हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे 2 से। चलो 2 तो लगा के देखें कितने होते हैं। तो हमने 2 लगाया, 2 लगाया, तो अब हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा हाइड्रोजन के तो 4 हुए, साथ साथ ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। 2 परमाणु हो गए यहाँ पर ऑक्सीजन के। यहाँ पर मैं परमाणु अणु दोनों बोल सकता हूँ। वैसे नॉर्मली जब हम आगे लगाते हैं तो इसका मतलब अणु होता है, लेकिन फिर भी अभी ऑक्सीजन है तो परमाणु भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। अब क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन के हमको यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के 2 तो ये थे, है ना। अगर हम इसको 2 कर दें तो बराबर हो जाएगी 4। बेटा म्यूट करके रखो, क्यों खोल रहे हो। हमको क्या करना है, हाइड्रोजन के 4 बनाना है, तो इसके आगे 2 था, हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे भी, इसके दूसरे वाले हाइड्रोजन के आगे भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ये 2 और ये 2 तो थे ही। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए उत्पाद में, 4 हो गए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। अब ऑक्सीजन भी देख लो अपन ने, क्योंकि यहाँ पर 2 लगाया आगे, तो ऑक्सीजन के भी आगे लग गया वो, तो ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। ऑक्सीजन के आगे हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने जो 2 लगाया था वो यहाँ पर इसका काम भी कर गया वो, है ना। ऑक्सीजन को भी 2 कर दिया।
तो इसके कारण से क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी। आप खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा, मुझे मालूम है पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल मतलब कुछ रिएक्शन करने के लिए दूंगा, वो आसानी से आपसे बन जाएगी, है ना। यहाँ पर भैया हाँ लक्ष्मी, भैया इसके पहले वाला बता दीजिए ना, वो सीए वाला कौन सा था वो। ये वाला, हाँ भैया एक बार बता दीजिए उसका। ठीक, इसको फिर से लिख लेते हैं, CO प्लस H2O चेंजेस टू CH3OH, इसको मैथिल अल्कोहल बोलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के दो एटम, हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 और एक 4 एटम, है ना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन का 1 और ये 2, है ना। यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन का, केवल 1 है। तो मैंने बोला अपन किसको मद्देनजर रखेंगे, अपन सबसे ज्यादा वाले को मद्देनजर रखेंगे, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो। तो आप देखो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के हैं, और वो हाइड्रोजन के कितने हैं टोटल, 4 हैं, है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी परमाणु संख्या हो रही है, तो हम इसी को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। हमको क्या करना है, इधर हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो जाएंगे, इधर भी हमको क्या करना है 4 करना है। तो हम आगे इसको क्या करना है, हमको 4 बनाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, आगे 2 बढ़ा देंगे। तो हाइड्रोजन के कितने जाएंगे, 2 दूनी 4, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब लेकिन देखो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ, आपने जब हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन के भी आगे 2 हो गया, ऑक्सीजन के आगे भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन के जब 2 हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन के 2 और ये वाला ऑक्सीजन भी है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, है ना। जब 3 ऑक्सीजन हो गए तो हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने आपने इसलिए पूछा क्या, यहाँ पर कुछ गलती करी थी क्या, नहीं रे, वो H2O नहीं था, केवल H2 था, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत बता दिया, ये H2O नहीं है, H2 है केवल। H2 ही था ना लक्ष्मी, मैंने H2O लिख दिया था गलती से, तभी नहीं हो रहा था यहाँ हाँ पर। भैया हाँ यहाँ पर देखो, अब हाइड्रोजन तो हमने 4 कर दिए, बिल्कुल हाइड्रोजन बराबर हो गए हमारे, ये 3 और 1 4 थे, ये हो गए बराबर, बस अपनी बाकी चीज तो बैलेंस ही है ना, कुछ करना ही नहीं है। कार्बन 1 था तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 थे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 और 1 4 हो गए, ऑक्सीजन 1 था तो ऑक्सीजन 1 है ही, बैलेंस हो गई अपनी रिएक्शन, है ना। हाँ भैया। मैं आपको 3-4 रिएक्शन दूंगा आज घर पे करने के लिए, तो वो करिएगा आप, आसानी से बन जाएंगी, कोशिश जरूर करिएगा। आपको क्या करना है, दोनों साइड बैलेंसिंग करना है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, और आप हमेशा कहाँ लगा सकते हो नंबर, आगे लगा सकते हो, बस तक कोशिश करिएगा उन सवाल को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा बैलेंसिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम कल फिर मिलेंगे। रिकॉर्ड कर लिए मैंने आपकी अटेंडेंस, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे, जय गुरु सभी को।